वरिष्ठ पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 के अंक में लिखा था, उस रात कोई भी नहीं सोया। सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने मायावती को यहां तक आश्वासन दे दिया कि अगर उन्होंने पहले से तय स्क्रिप्ट पर काम किया तो वो शाम तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। उनके खेमे में गतिविधि देखकर विपक्ष के नेता शरद पवार उनके पास पहुंचे। मायावती उनसे जानना चाहती थीं कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया तो क्या सरकार गिर जाएगी। पवार का जवाब था हाँ। जब वोट देने का समय आया तो मायावती अपने सांसदों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाईं, सब लोग लाल बटन दबाइए। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर जब सबकी नजर गई तो पूरा सदन अचंभित रह गया। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही कि उनकी सरकार को कभी हनीमून पीरियड नहीं मिला। वाजपेयी पर हाल ही में एक किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया लिखने वाले शक्ति सिन्हा बताते हैं, एक तो सरकार बनने में बहुत तकलीफ हुई। बन भी गई तो पहले दिन से ही मंत्रालयों को लेकर पार्टियों के बीच झंझट शुरू हो गया। हफ्ते भर के अंदर 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, इससे काफी हार्ट बर्निंग हुई। जयललिता ने पहले दिन से ही उनकी नाक में दम कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे जिन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको भी हटाइए। फिर स्पीकर के चुनाव को लेकर झंझट हुआ। बहस में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वह असंसदीय था। अमेरिका में भी जब नए राष्ट्रपति सत्ता संभालते हैं तो उन्हें 100 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। महीना 2 महीने उस सरकार के बारे में जोश रहता है और लोग उसकी आलोचना कम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इससे वंचित रहे, उनको ये नहीं नसीब हुआ। जयललिता चाहती थीं कि उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा वो सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनवाने पर भी जोर दे रही थीं। वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए। शक्ति सिन्हा कहते हैं, जयललिता चाहती थीं कि उनके खिलाफ चल रहे इनकम टैक्स केसों में उन्हें मदद मिले। सरकार ने भी कानूनन जितना संभव था उनकी मदद की। उनके खिलाफ आरोपों को विशेष कोर्ट से हटाकर सामान्य अदालत में ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उन्हीं दिनों आउटलुक के संपादक विनोद मेहता वाजपेयी से मिलने उनके निवास स्थान पर गए। मेहता अपनी आत्मकथा एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताज एंड मी में लिखते हैं, जब मैंने उनको देखा तो वो मुझे गहरी सोच में दिखाई दिए। वो बहुत चुप से थे। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पूछ ही डाला, आपको क्या चिंता सता रही है? हाजिर जवाब वाजपेयी ने हंसी दबाते हुए जवाब दिया, आपके बाद जयललिता से मिलने का नंबर है। 6 अप्रैल को जयललिता के सभी मंत्रियों ने वाजपेयी को अपने इस्तीफे भेज दिए। एक दिन बाद अन्नाडीएमके ने समन्वय समिति से अपने सदस्यों को बाहर बुला लिया। कुछ दिनों बाद जयललिता दिल्ली आईं। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। 11 अप्रैल को 11 बजे राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापसी का पत्र दे दिया। हालांकि अगले संसद के बजट सत्र की बैठक होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी से विश्वास मत लेने के लिए कहा। संसद का सत्र चल रहा था। सही तरीका ये होता कि वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता, या फिर ये देखते हुए कि ये बजट सत्र है, उसमें ध्वनि मत से सरकार को हराया जा सकता था।
वाजपेयी के विरोधियों ने 1990 और 1997 के उदाहरण जरूर पेश किए, लेकिन दोनों समय संसद की अगली बैठक अगले दिन के लिए तय नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि विपक्ष के पास वाजपेयी के किसी विकल्प के बारे में आम सहमति नहीं थी, और इसके पीछे ये सोच भी थी कि अगर किन्हीं कारणों से अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो वो नियमानुसार अगले 6 महीनों तक अविश्वास प्रस्ताव दोबारा नहीं ला सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि वाजपेयी सरकार गिराने वाले गिरधर गोमांग ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सरकार की तरफ से फ्लोर मैनेजमेंट में भी बड़ी चूक हुई। अरुणाचल प्रदेश के सांसद राजकुमार जनवरी में पार्टी में विभाजन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गेगोंग अपांग के खिलाफ हो गए थे। उनकी पार्टी में विभाजन हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने उनसे अपने पक्ष में वोट करने की अपील नहीं की। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने अपने बेटे उमर अब्दुल्लाह को बढ़ावा देते हुए बारामूला से वरिष्ठ सांसद सैफुद्दीन सोज की घोर अवहेलना की। हर वर्ष भारत सरकार सऊदी अरब के लिए एक हज प्रतिनिधिमंडल भेजती है। सोज ने इसके लिए कुछ लोगों की सिफारिश की, लेकिन जब फारूक अब्दुल्लाह को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उन लोगों के नाम कटवा दिए। सोज ने इस सब का बदला वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट देकर निकाला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल अकालियों के समर्थन से लोकसभा में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उसी सरकार के खिलाफ मतदान किया, जबकि अकाली भी इसी सरकार के हिस्सा थे। बहस के दूसरे दिन वाजपेयी ने खुद काशीराम से फोन पर बात की थी। उन्होंने उन्हें बताया था कि वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। उनकी पार्टी उनका समर्थन तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके खिलाफ वोट नहीं करेगी। इस प्रकरण का पूरा विवरण देते हुए स्वप्नदास गुप्ता और सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे के 10 मई 1999 में छपे अपने लेख दी इनसाइड स्टोरी इज इंडिया हेडिंग फॉर टू पार्टी सिस्टम में लिखा था, मतदान से एक दिन पहले काशीराम पटना में थे। आधी रात से पहले अर्जुन सिंह ने काशीराम को फोन किया। उन्होंने काशीराम को दिल्ली आने के लिए मना लिया। उनको लाने के लिए कमलनाथ का स्पैन रिसोर्ट विमान तैयार रखा गया, लेकिन काशीराम ने कहा कि वो अलायंस एयरलाइंस की नियमित उड़ान से दिल्ली आएंगे, जो दिल्ली 9:40 पर पहुंचेगी। अर्जुन सिंह की चिंता ये थी कि अगर सरकार को इसकी भनक लग गई तो वो उड़ान में देरी करवा देगी। इसलिए स्टैंड बाई के तौर पर राबड़ी देवी सरकार का विमान भी तैयार रखा गया। देर रात बीएसपी के सांसद आरिफ मोहम्मद खां और अकबर डंपी ने मायावती को फोन कर कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की सरकार को बचाते हुए देखा गया तो उनके मुस्लिम मतदाता इसे पसंद नहीं करेंगे। मायावती ने रात 2 बजे डंपी और आरिफ को फोन कर बताया कि वोट करते समय उनकी चिंता को ध्यान में रखा जाएगा। वो दोनों 9 बजे उनके घर पहुंच जाएं। इस बीच सोनिया गांधी ने भी मायावती को खुद फोन किया और वाजपेयी सरकार को गिराने का खाका तैयार हो गया। वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे तो उनकी आंखों में आंसू थे। जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन 5-7 मिनटों के अंदर ही उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया था और वो अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए थे। 21 अप्रैल को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति नारायणन से मिलकर दावा किया कि उन्हें 272 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। लगभग उसी समय मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आगे किया। 1996 के विपरीत इस बार सीपीएम इसके लिए तैयार भी दिखी।
लेकिन कांग्रेस इस बार किसी दूसरी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए राजी नहीं हुई। बाद में मुलायम सिंह ने कांग्रेस का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले में बहुत बड़ी भूमिका रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की रही। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में इसका ब्यौरा देते हुए लिखा है, 21 या 22 अप्रैल को देर रात मेरे पास जॉर्ज फर्नांडिस का फोन आया। उन्होंने कहा, लालजी मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। सोनिया गांधी अगली सरकार नहीं बना सकती। विपक्ष के एक बड़े नेता आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बैठक न तो आपके घर पर हो सकती है और न ही मेरे घर पर। आडवाणी ने लिखा, तय हुआ कि ये मुलाकात जया जेटली के सुजान सिंह पार्क वाले घर में होगी। जब मैं जया जेटली के घर पहुंचा तो वहां मैंने मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को बैठे हुए पाया। फर्नांडिस ने मुझसे कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे आश्वस्त किया है कि उनके 20 सांसद किसी भी हालत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के प्रयास को समर्थन नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव ने भी ये बात मेरे सामने दोहराई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आडवाणी जी, इसके लिए मेरी एक शर्त है। हमारी पार्टी सोनिया गांधी को सरकार बनाने में मदद नहीं करेगी। आपको ये वादा करना होगा कि आप दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब नए चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, यह था स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार, जिसको रणनीति के तहत गिराया गया था। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कृपया आपके कीमती सुझाव दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ राजनीति के नए कहानियों के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।